नमस्कार साथियों अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र की हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये हमारा मैराथन वीडियो है जिसमें हम अंग्रेजी भाषा शिक्षण शास्त्र को इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, इस एक वीडियो से जो है आपकी 100% जो तैयारी है बिल्कुल इंग्लिश की होने वाली है। सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। MCQ सीरीज़ जिसमें हम शिक्षण शास्त्र को लेकर चलने वाले हैं, एक एक करके बिल्कुल मैराथन ये वीडियो है। साथियों जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग और इक्वेशन, सीखना और अर्जन। ठीक है, भाषा शिक्षण शास्त्र में, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र में हम बात कर रहे हैं। तो भाषा को हम दो तरीके से अर्जित करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज कैन बी एक्वायर इन टू प्रोसेस, इन टू वेज। दो तरीके हैं इनके। एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं, और दूसरा है भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली मैं यदि समझा दूँ साथियों, तो देखो, भाषा अर्जन, लैंग्वेज इक्विजिशन। अब इक्विजिशन अर्जन क्या होता है? जैसे अर्जन करना चाहते हैं भाषा को, तो हमको किसी तरह से ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना ग्रामर के हम सामान्य बोलचाल में यदि भाषा सीख जाते हैं तो वह भाषा अर्जन कहलाता है। और जब भाषा सीखने के लिए हम किसी ग्रामर का जब उपयोग करते हैं तो वो सीखना है। कैसे है उसको भी हम चीज़ें क्लियर करेंगे स्पष्टतः। अर्थात देखो, यहाँ पर इक्विजिशन में क्या है? मातृभाषा के बिना व्याकरण नियम के, मतलब देखो, अर्जन और सीखना को अगर मैं यहाँ पर कहूँ ना साथियों, तो जैसे हम जिस परिवेश में या जिस माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं, वहाँ की जो मातृभाषा है, क्या उसको सीखने के लिए हमें किसी तरह से ग्रामर की ज़रूरत होती है? क्या किसी तरीके से वोकाबुलरी रूल्स की ज़रूरत होती है? नो, केवल हम देखकर, सुनकर, प्रयोग करके उसको सीख जाते हैं। विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल्स, बिना किसी ग्रामर के नियमों के हम जिस भाषा को सीखते हैं वही भाषा अर्जन कहलाता है, लैंग्वेज इक्विजिशन कहलाता है। क्लियर है? लैंग्वेज इक्विजिशन दैट मीन्स विदाउट एनी ग्रामर रूल्स हम भाषा सीख जाते हैं, वो लैंग्वेज एक्विजिशन है। और जिस भाषा को सीखने के लिए, देखो, लर्निंग लैंग्वेज इज ए प्रोसेस इन विच लर्नर, जिस भाषा को सीखने के लिए व्याकरण और ग्रामेटिकल रूल्स, जो व्याकरण और वोकाबुलरी का जब हम उपयोग करते हैं तो उसे भाषा सीखना कहते हैं। ठीक है, और भाषा सीखना यह एक सेकंड लैंग्वेज है। हम जिस भाषा को सीखते हैं वो सेकंड लैंग्वेज है, और जिस भाषा को एक्वायर करते हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज है या मदर लैंग्वेज कहलाता है। एकदम बेसिक सी इंफॉर्मेशन। क्लियर है? ओके, अब देखिए, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इन दोनों को समझने के लिए एक टेबल का उपयोग किया है, इक्विजिशन एंड लर्निंग। ठीक है, फर्स्ट देखिए, इक्विजिशन में फर्स्ट आप देखोगे तो बच्चों को ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट देना ताकि वो सीख सके जिस भाषा में, उसी देखो, जिस भाषा से, देखो, बच्चों को ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट देना मतलब किसी तरीके से उसमें ग्रामर रूल का उपयोग नहीं है। स्वतः ही बच्चे को एक माहौल मिलता है और बच्चा क्या है, लैंग्वेज सीख जाते हैं। और यही क्या है, भाषा अर्जन, लैंग्वेज इक्विजिशन विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल्स। ठीक है, बट लर्निंग क्या है? तो यह एक लर्नड प्रोसेस है, अर्थात भाषा को सिखाया जाता है। और यहाँ पर अर्जन में भाषा सिखाया नहीं जाते, स्वतः सीखते हैं, जबकि लैंग्वेज लर्निंग में भाषा को सिखाया जाता है। देखना, देखो, ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट देना इसमें आ जाएगा अर्जन में। और लर्निंग की मैं बात करूँ ना साथियों, तो ऑप्शन में आपको जब मिलेगा
लर्नड प्रोसेस, तो समझ जाना ये लैंग्वेज लर्निंग है, जबरन इसको सिखाया जा रहा है, लर्नड प्रोसेस। एग्जैक्ट क्लियर? ओके। देखो सेकेंड ऑप्शन में देखो इसमें क्या है, इक्विजिशन में ये नेचुरल प्रोसेस है, मैंने कहा विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल्स, स्वतः ऑटोमेटिकली बच्चा ग्रामर क्या करता है, ऑटोमेटिकली बच्चा जब इस भाषा को सीख जाता है, नेचुरल प्रोसेस अर्थात इक्विजिशन, लैंग्वेज इक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस है, एंड लैंग्वेज लर्निंग लर्नड प्रोसेस है, मतलब जबरन इसको सिखाया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग लर्नड प्रोसेस है, इक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन समझ में आ गया होगा। थर्ड बिंदु देखो यहां सब कॉन्शियस प्रोसेस है। देखो सब कॉन्शियस प्रोसेस दैट मीन्स अचेतन प्रक्रिया। देखो मातृभाषा को क्या अर्जित करने के लिए हम उसको रटे हैं, दिमाग में सोचे हैं, बिना किसी सोच के हम तुरंत उसको एक्सप्लेन कर डालते हैं। जैसे शुरू में आप साइकिल चलाते हो, स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, लेकिन जब वो सब कॉन्शियस माइंड में आता है तो बिना कब ब्रेक दाबना है, कब क्या करना है, सामने क्या आ रहा है, बिना दिमाग में कुछ किए फट से अपने अपन ब्रेक दब जाता है ना, क्योंकि वो लर्निंग क्या है, सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ठीक है, सेम वैसे ही जो आपका एक्विजिशन है वो सब कॉन्शियस प्रोसेस है, अचेतन प्रक्रिया अर्थात माहौल से भाषा सीख जाते हैं। बट लैंग्वेज लर्निंग कॉन्शियस प्रोसेस है, इसको एक चेतन प्रक्रिया से सीखते हैं। कॉन्शियस प्रोसेस मीन्स इसको सीखने के लिए हम एक प्रॉपर स्कूल होता है या कोचिंग क्लास होते हैं, जबकि सब कॉन्शियस प्रोसेस दैट मीन्स किसी तरीके से कोई प्रॉपर स्कूल नहीं, प्रॉपर कोचिंग क्लास नहीं, बच्चे स्वयं सीखते हैं। जबकि आपका लर्निंग लैंग्वेज में देखो बच्चा क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस से सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो इसमें पॉइंट 4 नो फॉर्मल टीचिंग, इसमें कोई टीचर नहीं होता भाई, नो फॉर्मल टीचिंग, किसी प्रकार से टीचिंग नहीं होती इक्विजिशन में। ठीक है, बच्चा स्वतः सीखता है, नो फॉर्मल टीचिंग। बट लैंग्वेज लर्निंग में फॉर्मल टीचिंग, शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग इज फॉर्मल टीचिंग, एक्विजिशन इज नो फॉर्मल टीचिंग। ओके, ऑप्शन 5 देखो नो ग्रामर रूल्स, एक्विजिशन में नो ग्रामर रूल्स मतलब बिना ग्रामर नियम के, विदाउट ग्रामर रूल्स, ऑटोमेटिकली है ना भाई, इक्विजिशन में ऑटोमेटिकली बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है। बट लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर रूल्स एंड वोकाबुलरी का जो है वोकैब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट इसको देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन। देखो इसमें भाई ये माहौल से सीखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन माहौल से सीखते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं माहौल से करते हैं। मातृभाषा अर्जन का विषय है और भाषा सीखने का विषय है, याद रखना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है। ठीक है, किसमें, एक्विजिशन में, भाषा अर्जन में कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामेटिकल रूल्स पर ध्यान देना है, वर्ड शब्दकोश जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी पर ध्यान देना है, रीडिंग राइटिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला पॉइंट है इक्विजिशन में देखो मदर टंग, ये जो इक्विजिशन है भाषा अर्जन किसको करते हैं, मातृभाषा को करते हैं। समझ रहे हैं ना, मदर लैंग्वेज को, मदर टंग को आप मातृभाषा को अर्जित करते हैं, जबकि आपका साथियों लैंग्वेज लर्निंग में आप सीखते हो। ठीक है, अर्जित नहीं करते। और ये जो आपका एक्विजिशन में मदर लैंग्वेज आता है और मदर लैंग्वेज को ही आपका नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलो देखो यहां पर जो इक्विजिशन को मदर लैंग्वेज कहा जाता है
जबकि लर्निंग को टारगेट लैंग्वेज, भाई लक्ष्य है ना सीखना, सेकंड लैंग्वेज है ये, अंग्रेजी भाषा को सीखते हैं तो लर्निंग करते हैं अंग्रेजी भाषा, ये सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में हमारा मदर लैंग्वेज आती है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज में उसी को टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। अब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, जबकि इक्विजिशन को ना, इक्विजिशन जो करते हैं अर्जन, तो अर्जन किसको, मातृभाषा, इसी को क्या बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। जबकि सेकंड लैंग्वेज बोलेंगे लर्निंग को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्लियर है साथियों, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग इज, देखिए टू, इसमें क्या है साथियों, ये दो ऐसे कहना चाहिए वे है, दो ऐसे रास्ते हैं जिससे कि भाषा सीखते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। फर्स्ट यूनिट में हम यही करेंगे, इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है भाई। चलो अब देखो सीखना और अर्जन की जो सिद्धांत है ना, हम देखते हैं इसमें 4 थ्योरी, जिसमें जिन पियाजे, नॉम चोम्स्की, वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट और बीएफ स्किनर, इन 4 पर हम चर्चा करेंगे। जिन पियाजे क्या बोलते हैं, देखो जिन पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक, द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं जिन पियाजे को, याद रखेंगे भाई, द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग विथ एडॉप्टेशन, बच्चा क्या है, एडॉप्ट, अनुकूलन करके सीखता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे, ठीक है, बच्चा अनुकूलन करके सीखता है, आत्मसात करके सीखता है, ठीक है साथियों। बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में इकाई का संग्रह करते हैं और एक बड़ी अवधारणा का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिन पियाजे, ओके। चलो अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड कलेक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों का क्या कहते हैं, संग्रह करता है, कलेक्शन करता है, एंड मैक्स ए बिगर कॉन्सेप्ट, एक बड़ी अवधारणा बनाता है, ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को। सेकंड इसमें देखो नॉम चोम्स्की, नॉम चोम्स्की ने क्या कहा है लैंग्वेज को लेकर, तो देखो नॉम चोम्स्की के कहना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन आर बर्न विथ इनहेरिटेड एबिलिटी, जन्मदात क्षमता, बर्न विथ, जन्म के साथ उनकी क्षमता होती है, विरासत में मिली उनकी क्षमता है, मतलब जन्मजात क्षमता है, बर्न विथ इनहेरिटेड एबिलिटी, ठीक है। भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है, ये किसने कहा, चोम्स्की ने कहा। और चोम्स्की ने कहा एवरी पर्सन पोसेसेस एलडी, सभी के दिमाग में एक डिवाइस होते हैं, इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद थर्ड में आता है देखो वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की का क्या कहना है भाषा को लेकर, देखो अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, वाइगोत्स्की का कहना है कि भाषा सामाजिक संपर्क का परिणाम है। लैंग्वेज इज, देखो भाई, लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, तो देखो लैंग्वेज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है, अर्थात इसमें जो है वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक संपर्क से बच्चा भाषा सीखता है, ओके। लैंग्वेज लर्नड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, क्लियर है। चलो भाई अगले पॉइंट पर हम आते हैं। अब देखो ये जो वाइगोत्स्की है उन्होंने दो कहना चाहिए मेथड दिया है, दो तरीके दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली। देखो ये जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है,
इसमें बच्चा स्वयं क्या कर सकता है, अर्थात बिना मदद के क्या कर सकता है और मदद के साथ क्या कर सकता है, यही क्या है, ZPD कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। स्कैफोल्डिंग वाइगोत्सुकी की ही कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग। अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, हिंदी में पार या ढांचा बोलते हैं। अब स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट। अपनों से बड़े की जो एक अस्थायी मदद होती है ना, एक सामान्य हेल्प, एक सामान्य जो मदद है, टेम्पररी सपोर्ट, वही क्या है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। क्लियर है, चलो भाई, ठीक है। अब फोर्थ ये कॉन्सेप्ट है BF स्किनर की। तो स्किनर का क्या कहता है, देखो इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आता है, स्किनर का ऑपरेटर कंडीशनिंग का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहता है कि स्किनर आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट। ठीक है, बच्चे व्यवहारवादी सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत के आधार पर द चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट, ठीक है, रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विथ मीनिंग। व्यवहारवादी सिद्धांत पर भाषा सीखते हैं, PF स्किनर का कहना है। ठीक है, ये चार मनोवैज्ञानिक जिन्होंने भाषा पर अपने जो विचार है वो रखा है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग सेकंड यूनिट। ठीक है, आपके अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र में सेकंड यूनिट भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, देखो भाई, मोटिवेशन। बच्चा जब आप मोटिवेट करोगे बच्चा को, इंग्लिश सीखता है। ठीक है, और मोटिवेशन कैसे होगा, मोटिवेट कैसे होगा, यूज करो आप ऑडियो विजुअल एड्स, पिक्चर्स, चार्ट्स का आप यूज करो। ठीक है, इमिटेशंस, इमिटेशन दैट मीन्स नकल। द चिल्ड्रन लर्न मदर लैंग्वेज, मदर टंग बाय इमिटेशंस, बच्चे नकल से भाषा सीखते हैं। इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि लाइए, बच्चों में रुचि कैसे आएगा, आप विभिन्न प्रकार के वारियस यूज ऑफ वारियस मेथड्स लाइव लाइक सिचुएशंस एंड यूजिंग ऑडियो वीडियो एड्स का यदि आप उपयोग करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, बच्चों में इंटरेस्ट आएगा। कोरिलेशन, सह संबंध आपको लाना है, एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, उद्देश्य बताना है कि सेकंड लैंग्वेज के सीखने के पीछे क्या भूमिका है, उनका उद्देश्य क्या होगा, क्यों हम सेकंड लैंग्वेज सीखें। ठीक है, बच्चों की हैबिट में शामिल कीजिए। बच्चे जो डेली यूज करते हैं ना वर्ड्स, छोटी छोटी जो यूज हैं, छोटे छोटे वर्ड्स का उपयोग करें। लिसनिंग बोलते समय, स्पीक करते समय, लिसन सुनते समय, बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय भी वो छोटे छोटे इंग्लिश का यूज करें तो भाषा सीखते हैं। प्रैक्टिस करें, ठीक है, तब वो क्या है, भाषा को सीखते हैं। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो है बहुत ही नॉर्मल तरीके है भाई, भिन्न भिन्न तरीकों को आपको अपनाना है एंड आप भाषा को सीख सकते हो। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है लैंग्वेज। देखो रोल ऑफ मतलब एलिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग की भूमिका, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे उपकरण के रूप में भाषा का उपयोग कैसे करते हैं, इस पर हम बात करें। टाइप ऑफ लिसनिंग, सुनने के प्रकार। तो टाइप ऑफ लिसनिंग, टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ठीक है, सुनने के दो प्रकार हैं, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटिव और सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग अंतर कर पाना, और कॉम्प्रिहेंसिव समझ के साथ आप उसको सुन पाना। ठीक है, ये दो तरीके हैं। देखो भाई, डिस्क्रिमिनेटिव को समझो, इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एट ए वेरी अर्ली एज एंड इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेटिव क्या है, अलग अलग अंतर कर पाना। प्रारंभ में जब बोलते हैं, ठीक है, तो कैसे बोलना है,
बोलते समय हाव भाव कैसे होगा, ठीक है, उनका साउंड कैसे होगा, ये सभी चीजें, ठीक है, बोलते समय ध्यान देना होता है ना, अलग अलग अंतर कर पाना। भले ही भाषा समझ में नहीं आ, देखो होता क्या है, छोटे बच्चे शुरुआत में भाषा को नहीं समझ सकते, लेकिन जब हाव भाव, जैसे हम जोर से चिल्ला के बोलते हैं, है ना, बच्चा समझ जाता है कि मम्मी गुस्सा कर रही है। हम प्यार से बोलते हैं, बच्चा समझ जाता, भले वो हमारे मीनिंग्स को नहीं समझते, हमारे फीलिंग्स को भले ही ना समझे, हमारे जो हाव भाव से हमारी फीलिंग को समझ जाते हैं। यही क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, अंतर कर पाना। मतलब आप भाषा को नहीं समझते लेकिन हाव भाव को समझ जाते हैं, वही डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, अर्थात हाव भाव के साथ मतलब ये आप सुनना जो है आपका अलग अलग अंतर आप कर पाते हो। सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आप समझ के साथ आप सुन पा रहे हो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस, मतलब अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स समझना, ठीक है, आप समझ भी पा रहे हो, इधर आओ, मम्मी बोल रही कम हियर, आप समझ पा रहे हो कि मम्मी बुला रही है, ठीक है, मतलब आप सुन तो रहे हो, साथ में आप समझ भी पा रहे हो, तो वो कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग में आता है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब देखो टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस, अब बोलने की परिस्थिति के अनुसार ये तीन तरीके से होंगे, इंटरैक्टिव, पार्टियली इंटरैक्टिव, नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव मतलब आमने सामने, इट इन्वॉल्व फेस टू फेस कन्वर्सेशन। इंटरैक्टिव स्पीकिंग में क्या होगा, सुनना जो है देखो इसमें इंटरैक्टिव जो बोलना है, स्पीकिंग, इंटरैक्टिव स्पीकिंग में क्या होगा, आमने सामने, जैसे कोई भी लेक्चर दे रहा है, मैं सुन पा रहा हूँ, अगर मुझ में कुछ समस्या है मैं भी उसका प्रत्युत्तर दे पा रहा हूँ, तो वही इंटरैक्टिव है। मतलब दोनों तरीके से, दोनों साइड से कन्वर्सेशन फेस टू फेस होता है। ये फेस टू फेस से तात्पर्य क्या है, भले ही फोन के माध्यम से हो, लेकिन जो वो कुछ कह पा रहा है मैं कुछ सुन पा रहा हूँ, मैं भी कुछ कह पा रहा हूँ वो भी कुछ सुन पा रहा है, यही क्या है, इंटरैक्टिव, ठीक है। और पार्टियली इंटरैक्टिव मतलब आंशिक रूप से, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, आप टेलीफोन माध्यम से, ठीक है, आप प्रत्युत्तर दे पा रहे हो, वो इंटरैक्टिव, लेकिन सामने जब खड़े होके आप उनका प्रत्युत्तर दे पा रहे हो वो है इंटरैक्टिव। और पार्टियली इंटरैक्टिव में फोन के माध्यम से, और नॉन इंटरैक्टिव में सिर्फ हम लेक्चर सुन रहे हैं, हम किसी तरीके से प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, वो नॉन इंटरैक्टिव कहलाता है। जैसे प्रवचन सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, कुछ नहीं बोलते, टीवी में मूवीज में सुन रहे हो, है ना, आप मोबाइल में टीवीज में हम सिर्फ चुपचाप देख रहे होते हैं, क्या हम प्रत्युत्तर देते हैं, नो। तो ये है नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव दैट मीन्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वो कुछ बोले मैं कुछ बोलूँ, एक दूसरे का प्रत्युत्तर। जबकि पार्टियली में आंशिक रूप से, जैसे टेलीफोन के माध्यम से जब बात करते हैं ना, ये है। और नॉन इंटरैक्टिव में किसी तरीके से कोई इंटरेक्शन, बातचीत नहीं होता, केवल मुख का सुनते रहते हैं। ओके, तीनों चीजें समझ गए होंगे, बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है साथियों। अब आते हैं लिसनिंग ऑफ, देखो रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब भाषा विकास में सुनने की भूमिका है ना भाई, लिसनिंग, देखो सुनने की जो भूमिका है भाषा विकास में क्या है, तो लैंग्वेज, देखो लिसनिंग स्किल तो जो भाषा कौशल है, भाषा के जो स्किल है, LSRW, ये फर्स्ट स्किल बोलते हैं लिसनिंग स्किल को, ठीक है, फर्स्ट स्किल बोलते हैं। तो लिसनिंग स्किल आर द फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स इन चिल्ड्रन। बच्चों को सिखाने के लिए फर्स्ट स्किल है भाई, ठीक है, चीजें समझेंगे, ठीक है। भाषा विकास में सुनने की जो प्रक्रिया है
फॉर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए। लिसनिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, सुनने में बच्चों शुद्ध उच्चारण का कौशल, बच्चों में लिसनिंग स्किल विकसित करने से शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने की कौशल आती है भाई। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, इस पर हम नहीं आएंगे। स्पीकिंग, भाषा विकास में देखो भाषा विकास में सुनने की भूमिका, तो मैं सुनने की भूमिका पर अब यहाँ डायरेक्ट छोटे छोटे रूपों में मैं यहाँ प्रकाश डालूंगा। ठीक है, यहाँ सुनने की भूमिका क्या होगी, देखो यदि जो चिल्ड्रंस हैं अच्छे से लिसन कर पाएंगे, सुन पाएंगे, तो उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, उच्चारण अच्छा होगा। भाई आप अच्छा सुन पाओगे तभी तो अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। ठीक है, ओके, तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने से ही आप बोलना सीखोगे भाई अच्छे से। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना चीजों को। देखो अभी देखो स्पीक, अब बोलने की क्या भूमिका होगी भाषा विकास में, तो भाई आपको बोलना है। ये जो स्पीकिंग स्किल है वो क्या है विचारों को हम अपने स्पीक करते हैं, बोलते हैं अपने मन में, हमारे मन में जो अविचार हैं, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किससे, बाई लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से। तो अपने हाव भाव और विचारों को सामने व्यक्त करना ही क्या है, स्पीकिंग स्किल है। ठीक है, तो ये भी एक जरूरी स्किल है भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा विकास की प्रक्रिया में। ठीक है, 3 यूनिट्स कंप्लीट है। सरल और सहज तरीके से हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। यूनिट 4 पर हम बात करें तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। मौखिक और लिखित विचारों को आपको कम्युनिकेट करना है, भाषा सीखने में व्याकरण में भूमिका, अर्थात मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो भाषा सीखने में ग्रामर कितना अहम रोल अदा करता है, इस पर हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे, इस यूनिट नंबर 4 में चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए ग्रामर क्या होता है। देखिए साथियों, ग्रामर पर बात करें। ठीक है, ग्रामर होता क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ वर्ड। ठीक है, शब्दों के व्यवहार का अध्ययन ही ग्रामर है। कैसे, देखो भाई आपको भाषा अर्जित करना है, लैंग्वेज शिक्षक में, लैंग्वेज शिक्षण भाषा सीखने में ग्रामर की भूमिका पर हम बात कर रहे हैं। तो ए चाइल्ड्स लिसनिंग ऑफ ग्रामर शुड बी ग्रेटफुल एंड नॉट बाय स्टूडेंट सेट्स। ठीक है, देखो ये जो ग्रामर है, ठीक है, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या भूमिका अदा करता है। तो सबसे पहले तो जान लो ग्रामर क्या, शब्दों के व्यवहार को ग्रामर है। ठीक है भाई, अर्थात कैसे शब्द को लिखना है, वाक्यों को कैसे लिखना है, ये किससे संपन्न होगा, तो आपके ग्रामर से संपन्न होता है। ठीक है, अब ग्रामर के प्रकार पर बात करें, टाइप ऑफ ग्रामर की बात करें तो 2 टाइप ऑफ ग्रामर, फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर एंड फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करते हैं, क्या होता है। देखो फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर इट इज द कलेक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव रूल्स एंड कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, दैट मीन्स यह जो है फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर किस पर आधारित करती है, उन नियम पर डिपेंड करती है जो ग्रामर के लिए बने होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखाते हैं, रूल्स कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। अर्थात जो फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें रूल्स फॉलो किया जाता है, कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, नियम फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से रूल्स पर आधारित, अर्थात फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है, टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड रूल्स। ठीक है ना, मतलब कॉन्सेप्ट और रूल पर आधारित जो ग्रामर है वो फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर कहलाता है। अब फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, इन दिस ग्रामर द स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द रूल्स एंड डेफिनेट। देखो जो ट्रेडिशनल ग्रामर हमने कहा, ठीक है, उसमें क्या है,
कॉन्सेप्ट पर आधारित है, रूल्स पर आधारित है, उसको रटा जाता है, रट के नियमों को पहले याद करना है। जबकि फंक्शनल ग्रामर में क्या होता है, इसमें मातृभाषा की तरह बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें रटने का नाम नहीं होगा भाई, इसमें कोई रटना नहीं होता। ट्रेडिशनल ग्रामर में रटोगे, फंक्शनल ग्रामर में आपको रटना नहीं है, मातृभाषा की तरह ग्रामर का जो उपयोग करना है सिखाते हैं। क्लियर है? ग्रामर के दो प्रकार हैं, ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल। ठीक है ना? ओके। अभी देखो मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग। तो ग्रामर टीचिंग की दो मेथड, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन। इंडक्टिव मेथड, द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग सेवरल एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, इंडक्टिव मेथड में क्या होगा, उदाहरणों, अनुभवों और खोज प्रयोग का उपयोग करते हुए एक नियम की ओर पहुंचते हैं, वो क्या है, इंडक्टिव मेथड कहलाता है। ठीक है, बच्चों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखेंगे ना, उसके बाद नियम तक पहुंचते हैं। यह है एग्जाम्पल टू रूल, क्योंकि पहले एग्जाम्पल रखोगे फिर नियम तक पहुंचते हैं, इसलिए फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, बाल केंद्रित होता है। ठीक है ना, स्पेसिफिक टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस तरह से इसमें पहुंचा जाता है भाई। इंडक्टिव मेथड आप सभी जान रहे हो, ज्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। डिडक्टिव मेथड, इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर फर्स्ट गिवन द नॉलेज ऑफ द रूल्स, देन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रूल्स पहले बता दिया जाता है बच्चों को, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग बच्चा एग्जाम्पल को उसमें उस नियम पहले बताया जाता है, उसी नियम पर एग्जाम्पल को रख रख के क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए रूल्स टू एग्जाम्पल इसमें आता है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड में। ठीक है ना, जस्ट उसका विपरीत कह सकते हैं, पहले बच्चों को नियम बताया जाता है, उसी नियम पर उदाहरण के माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जाता है। ओके, ग्रामर समझ में आ गया भाई। अब आ जाओ यूनिट 5, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स। डिसएबिलिटीज, अक्षमता की बात हो रही है। एक विविध कक्षा में भाषा सीखने में क्या क्या चुनौती होती है, क्या क्या कठिनाइयां होती है, त्रुटियां विकार होते हैं, इसके बारे में हम यूनिट 5 में चर्चा करने वाले हैं। डाइवर्स क्लासरूम की बात हो रही है। डाइवर्स क्लासरूम दैट मीन्स जहां पर हर तरह के बच्चे होते हैं, जिसमें अक्षमता के बहुत सारे जो स्तर है आते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसी जो क्लासरूम है बच्चों के लिए चैलेंजेस होता है। ठीक है, डाइवर्स देखो, डाइवर्स क्लासरूम इज ऑलवेज एज चैलेंजिंग फॉर टीचर्स, डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अप्रोच ऑफ न्यू सिचुएशन इन देयर एवरीडे लाइफ। प्रत्येक दिन शिक्षक के सामने एक नई चुनौती होती है। टीचर शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू फेस विथ ऑल चैलेंजेस। शिक्षक को सभी चैलेंज को, चुनौती को फेस करना होता है। दे विल मस्ट इन देयर वर्क, है ना भाई, मतलब टीचर को जरूरी है भाई चुनौती से गुजरना ही पड़ेगा डाइवर्स क्लासरूम में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बेटर एजुकेशन देने के लिए एक टीचर को कौन कौन सी बातों पर फोकस करना है। प्रत्येक बच्चे को टीचर को इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत भिन्नताएं जानते हैं ना भाई, इंडिविजुअल रूप से ध्यान देना होगा। प्रत्येक बच्चों के वीकनेस को ध्यान देना होगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको आप ट्रीट करोगे, एजुकेशन दोगे। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड में देखो, द टीचर, एक टीचर को डिफरेंट वैरायटी के टीचिंग मेथड, देखो भाई इंडिविजुअल स्टूडेंट है, वहां पर व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं, वहां पर आपको जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी वारियस टीचिंग मेथड्स होना चाहिए, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियां होना आवश्यक है। ठीक है ना, चीजें समझिए भाई। चलो अगला में आइए, 3 पॉइंट। ऐसे ओपन क्लासरूम बनाना चाहिए कि प्रत्येक जो स्टूडेंट है अपने आइडियाज को
अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। ठीक है, बच्चों के सामने एज ए टीचर आप ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि बच्चे अपने जो विचार हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं, उनको क्या कर सके भाई, शेयर कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो, डिफिकल्टीज इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। समावेशी कक्षा में अंग्रेजी भाषा शिक्षण में क्या क्या परेशानियां आती है, क्या क्या कठिनाइयां आती है। लेक प्रॉपर एम, देखिए एक टीचर के सामने प्रॉपर एम नहीं होता, प्रॉपर उद्देश्य नहीं होता। टीचर डू नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य ही नहीं पता होता एक शिक्षक को कि अंग्रेजी क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ये सबसे बड़ी वजह बनती है। ठीक है, डाइवर्स क्लासरूम में। सेकंड क्या है, ओवर क्राउडेड क्लास। ओवर क्राउडेड क्लासेस यूजुअली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच द लैंग्वेज इफेक्टिवली। देखो भाई, ओवर क्राउडेड क्लास, क्राउडेड मतलब दैट मीन्स मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट, शिक्षकों की संख्या कम और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होने से भी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल, हमारे जो इंडिया है वहां पर इंग्लिश का जो प्लेस है, स्थान है, अच्छा नहीं है। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए इंग्लिश इसीलिए अच्छा नहीं होता। साथियों, आप देखोगे जो क्लास 12 भी कंप्लीट कर लेते हैं उनको अच्छा से इंग्लिश स्पोकन भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप गुड टेक्स्ट बुक, अच्छी टेक्स्ट बुक भी नहीं है। जितने भी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उनमें एरर है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनमें एक्यूरेसी नहीं है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के बुक्स नहीं है। कमियों पर बात करें, क्या क्या कमियां होती है हमारे भारत में जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, तो सूटेबल मेथड नहीं, पढ़ाने के उचित मेथड नहीं है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेटर नहीं है। ठीक है, ये सभी चीजें छोटी छोटी कमियां हैं। ठीक है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें। बात करें लेक ऑफ मेथड, अब विधियों की कमी है यहाँ। अनदर सीरियस डिफेक्ट इन द टीचिंग इन दैट टीचर्स आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, टीचर जो है इंग्लिश सिखाने के लिए बच्चों को ओल्ड मेथड, पुराने विधियों का प्रयोग करते हैं, जबकि वर्तमान में नए नए टीचिंग मेथड्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, स्टडी मटेरियल का भी अभाव है, सही स्टडी मटेरियल नहीं है। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी इफेक्टिव है। ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम इफेक्ट, टीचर भी ट्रेंड ना होने की वजह से भी अच्छी इंग्लिश टीचर नहीं मिल पाती। सभी छोटी छोटी रीजन है जिसकी वजह से डाइवर्स क्लासरूम में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है साथियों, लिसनिंग स्टाइल इन डाइवर्स क्लासरूम, समावेशी कक्षा में सीखने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो 3 मेंस लर्निंग, देखो 3 लर्निंग स्टाइल हो सकते हैं भाई। ठीक है, हालांकि एक तो है ऑडिटरी लर्नर्स, दैट मीन्स जिन बच्चों को लिखने में समस्या होती है, ऑडिटरी लर्नर्स, उनको क्या किया जाता है, सुनकर हियरिंग, देखो सुनकर पढ़ने को प्रेरित किया जाता है। विजुअल लर्नर्स, देखो भाई ऐसे बच्चे जिनको देखकर क्या है, कई लोग सुनने में प्रॉब्लम होता है, उनको विजुअल मतलब देखकर उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इनके लिए उनके सामने ग्राफ्स, मैप्स, पिक्चर्स रखे जाते हैं ताकि बच्चे उसको देख करके लर्न कर सके, सीख सके। और थर्ड है इसमें काइनेस्थेटिक, देखो काइनेस्थेटिक लर्नर है, जिन बच्चों को टच करके सिखाया जाता है ना, टच करके जिनको सिखाया जाता है, जैसे साइन लैंग्वेज होती है ना भाई, उस तरीके से, जो साइन लैंग्वेज नहीं बोलूँगा मैं, इसमें जो होती है ना आपका जो ब्रेल लिपि, तो इस तरह के से, जो इस तरह से पढ़ने वाले जो लर्नर्स हैं। क्लियर है? अब आते हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज पर, सीखने की अक्षमता
डिसलैक्सिया, जान रहे हो डिसलैक्सिया, डिसएबिलिटी विथ रीडिंग, पढ़ने की कठिनाई, रीडिंग डिसएबिलिटी, डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसएबिलिटी, डिसकैलकुलिया डिसएबिलिटी विथ मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिसएबिलिटीज, ठीक है इजी है। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल मोटर स्किल से संबंधित डिसएबिलिटी, और डिस्मोर्फिया मतलब ये भ्रम वाली, ठीक है भ्रम वाली स्थिति, साइकोसिस भ्रम वाली स्थिति है। समझ रहे हैं डिसएबिलिटीज को, बहुत ही सरल है। उसके बाद आते हैं यूनिट 6 लैंग्वेज स्किल पर बात करें। 4 प्रकार के लैंग्वेज स्किल आप पढ़ते हो साथियों। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर L S R W। L that means listening, speaking, reading and writing, ठीक है 4 स्किल्स हैं। In the content of first language acquisition, the 4 skills are most often acquired in the order of listening first, then other come with order। देखो भाई इसका एक क्रम होता है और भाषा सीखने का एक क्रम है, उसी क्रम को ही लिसनिंग ऑर्डर बोलते हैं। सॉरी, इसमें स्किल जो है भाषा स्किल की जो ऑर्डर है LSRW बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले लिसनिंग आएगा, स्पीकिंग आएगा, रीडिंग आएगा, फिर राइटिंग आता है। अब बात करें कम्युनिकेशन के मोड की, संचार के माध्यम की, तो 2 माध्यम है ओरल एंड रिटन, ठीक है। 2 मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ओरल एंड रिटन। ओरल एंड रिटन 2 कम्युनिकेशन मीडियम मोड। अब इन दोनों पर हम एक बार चर्चा कर लें। तो चर्चा करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं भाई। रिटर्न मतलब जो रिटर्न में है, लिखित में है, और जो मौखिक में है, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए संचार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई यहां पर जो 4 स्किल्स हैं LSRW, देखो LSRW, ये 4 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। लिसनिंग एंड रीडिंग, ये दोनों स्किल, पहला और तीसरा रिसेप्टिव स्किल कहलाता है, ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है, ग्रहण करने। देखो लिसन आप सुन रहे हो, दैट मीन्स आप ग्रहण कर रहे हो। रीड आप पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आप ग्रहण कर रहे हो, है ना। लिसनिंग और रीडिंग ये रिसेप्टिव स्किल है, याद रखना भाई ये रिसेप्टिव स्किल है। एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग दूसरा और चौथा ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। पहला और तीसरा रिसेप्टिव, दूसरा और चौथा प्रोडक्टिव। अब प्रोडक्टिव मतलब उत्पादन। देखो स्पीक बोलना, आप बोल रहे हो मतलब कुछ ना कुछ सोच रहे हो और उत्पन्न कर रहे हो अपनी जबान से, प्रोडक्ट ने बना रहे हो, निर्मित कर रहे हो। राइटिंग लिख रहे हो, तब भी आप क्या है कुछ न कुछ सोच रहे हो, उसी को लिखित में लिख रहे हो या स्पीक कर रहे हो, बोल रहे हो। क्लियर है ना। तो प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल इसी को देख लो। रिसेप्टिव स्किल लिसनिंग एंड रीडिंग और प्रोडक्टिव स्किल स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा नहीं भाई, मैंने बता दिया। रिसेप्टिव मतलब ग्रहण कर रहे हो, तो लिसनिंग सुन रहे हो मतलब उसको ग्रहण कर रहे हो, पढ़ रहे हो उसको ग्रहण कर रहे हो, ये हुआ रिसेप्टिव मतलब ग्रहणात्मक कौशल। अब प्रोडक्टिव निर्माण संबंधी, स्पीक बोल रहे हो मतलब कुछ दिमाग में बना रहे हो, उसी को तो आप लिखित में या बोल रहे हो ना, मौखिक और लिखित ये दोनों है प्रोडक्टिव स्किल है। समझ गए ना। बस ज्यादा मैं नहीं करूंगा भाई, बहुत ही सरल और सहज तरीके से मैं समझाता हूं आप सभी को। अब देखो लिसनिंग स्किल फर्स्ट स्किल होती है सुनना, स्पीकिंग स्किल बोलना, रीडिंग स्किल पढ़ना और राइटिंग स्किल लिखना। चारों स्किल को जानते हो। यहां पर देखें इसमें रीडिंग के प्रकार, टाइप ऑफ रीडिंग,
तो रीडिंग के दो प्रकार हैं, रेसिटेशन रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। रेसिटेशन रीडिंग सस्वर वाचन एंड साइलेंट रीडिंग मौन पठन। अब रेसिटेशन रीडिंग में क्या है, आवाज आएगी। इन रेसिटेशन रीडिंग द स्टूडेंट्स आर टू रीड अलाउड सो दैट देयर वॉइस इज ऑडिएबल। मतलब जो रेसिटेशन रीडिंग है उसमें आप जोर जोर से पढ़ोगे, मतलब आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति सुन लेगा, तो वो रेसिटेशन रीडिंग है। और साइलेंट रीडिंग में क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल साइलेंट, विदाउट मूवमेंट, दैट मीन्स नो मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड टंग्स। ना तो आपके होंठ हिलेंगे ना आपके जीभ हिलेंगे, एकदम मुक्का आप जब पढ़ते हो, वो है साइलेंट रीडिंग। क्लियर है? अब देखो यहां परिस्थिति के आधार पर रीडिंग के प्रकार जब हम आते हैं तो ये भी दो प्रकार के हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। देखो इंटेंसिव दैट मीन्स गहन अध्ययन, और गहन अध्ययन में क्या होगा, आप पूरा अध्ययन कर, जैसे पेपर है ना, आपके पास न्यूज़पेपर आता है मान लो, ठीक है, आप बिल्कुल हर एक बिंदु को अंदर अंदर तक जा जा के पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे, पूरी तरीके से समझ के साथ पढ़ोगे। हर एक त्रुटि आपके दिमाग में होगा कि आप सोचोगे पेपर वाला ये मेरा गलती कर डालिस, क्यों, आपको ग्रामर वहां समझ में आ जाएगा, टेंस समझ में आ जाएगा, हर एक बिंदु पर आप फोकस करोगे, हर एक लाइन को आप पढ़ोगे। यही इंटेंसिव रीडिंग, गहन अध्ययन कहलाता है। अब आते हो एक्सटेंसिव रीडिंग, सामान्य अध्ययन। देखो जो सामान्य अध्ययन आप करोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए करोगे। जैसे पेपर में लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है कि 4 डाकुओं ने बैंक को लूटा। अब आपको दिख गया, आपने न्यूज उसमें जो जानकारी आपको मिल गई, 4 डाकुओं ने बैंक को लूट लिया, बस खबर समाप्त। आप अंदर नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना पाने के लिए आप पढ़ोगे। केवल आप बाहरी अध्ययन करोगे, केवल आप उनके जो मेन उद्देश्य है, क्यों मतलब क्या हुआ है, केवल उनके हेडिंग को आप पढ़ोगे, केवल और केवल मनोरंजन के लिए आप पढ़ोगे। वो क्या कहलाता है, आपका एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक ही होगा भाई, ठीक ही होगा। यूनिट 7 अब आ जाते हैं मूल्यांकन पर। अब LSRW के आधार पर मूल्यांकन है भाई, ये लैंग्वेज स्किल की बात की जाती है, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र की बात की जाती है। तो इसमें आप प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तमाम जो प्रवीणता है, मतलब भाषाई प्रवीणता का आप इवोल्यूशन करते हो। अब ये सब जाने उसके पहले हमको जानना है मूल्यांकन होता क्या है। तो देखो, इवोल्यूशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है एंड इज डन एट रेगुलर बेसिस, जो प्रतिदिन की कक्षा में चलता है भाई। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक उद्देश्यों से जुड़ा हुआ होता है। क्या आपका मूल्यांकन, बच्चों ने कितना सीखा, किस टॉपिक को नहीं सीख पाया, उसको कैसे सिखाएं, ये तमाम जब प्रश्न आते हैं उस स्थिति में जरूरत पड़ती है इवोल्यूशन की, मूल्यांकन की, और मूल्यांकन से ही इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। समझ रहे हो? ठीक है। थ्रू द इवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 3 साइड्स। देखो अब 3 साइड्स हैं, क्या क्या है भाई इनके, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, इमोशनल भावात्मक,
फंक्शनल। अब 3 ये जो आपके साइड्स हैं ये तीनों साइड्स का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है ना भाई, ओके। फिर चलो आते हैं अब मूल्यांकन के स्टेप पर आएंगे भाई हम। देखो अब स्टेप आप मूल्यांकन करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप को अपनाना होगा एक टीचर के लिए। डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक उद्देश्य। ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने की अनुभव उपलब्ध कराना होगा भाई आपको। उनके व्यवहार में परिवर्तन का आपको मेजर करना होगा ध्यान देना होगा। ठीक है, साथ ही सर परफॉर्म टेस्ट, उनका परफॉर्मेंस टेस्ट आपको लेना होगा। शैक्षणिक उद्देश्यों को ध्यान में देना होगा। ये 4 बिंदुएं हैं जो ध्यान देना है। अब बात आती है साथियों, मूल्यांकन और आकलन में कौन बड़ा। सवाल ये है, सबके माथा यही ठनकता है भाई, मूल्यांकन और आकलन में कौन बड़ा होता है। तय बड़े धनमय बड़े, बता बड़े कौन बड़े। इसी को तो हम बताने वाले हैं भाई, और इसी को आज हम क्लियर करने वाले हैं कि आकलन बड़ा कि मूल्यांकन बड़ा। वॉच करो इस डायग्राम को, देखो भाई सभी साथी अच्छे से। 10 सेकंड बिल्कुल मौन। दिख रहा है? देखो सबसे पहले क्या आता है, इवोल्यूशन, मूल्यांकन आया। और उसी मूल्यांकन के अंदर क्या है आपका, असेसमेंट है, आकलन है और मेजरमेंट है। दैट मीन्स सबसे बड़ा मूल्यांकन है और मूल्यांकन में ही आपका आकलन और मेजरमेंट अंदर में छिपा रहता है। मतलब मूल्यांकन के अंदर ही सभी चीजें आती है। दैट मीन्स पहले मूल्यांकन होता है फिर आकलन, मतलब मूल्यांकन के अंदर ही ये तमाम चीजें उसी के इर्द गिर्द घूमती है। समझ रहे हो ना? तो क्या बड़ा भाई, मूल्यांकन बड़ा मेरे यारों, मेरे मित्रों, मेरे शेरों। क्या बड़ा भाई, मूल्यांकन बड़ा। समझ रहे हो ना? समझना पड़ेगा। देखो ऊपर के डायग्राम से स्पष्ट है, मूल्यांकन सबसे बड़ा है। मूल्यांकन के अंदर आकलन आता है और आकलन के अंदर मापन आता है भाई मेरे यारों। समझ गए? अब ये गुरुजी बार बार आकलन कर थे, क्या है चीज है आकलन, तो आकलन को भी देखो। देखो, the form of assessment is performed at the school level by teachers and educators is, देखो आकलन ऐसा रूप है जो स्कूल स्तर पर किया जाता है। ठीक है, मतलब ये बाल केंद्रित है। यहां हिंदी को देखो भाई, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक सभी क्षेत्रों को हम आकलन करते हैं। और ये जो आकलन है सीसी के अकॉर्डिंग ना, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन अकॉर्डिंग आकलन 2 प्रकार की, 2 टाइप ऑफ असेसमेंट। क्या क्या, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव रचनात्मक, समेटिव योगात्मक। अब देखो फॉर्मेटिव और समेटिव। अब फॉर्मेटिव क्या है भाई, आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते जब आप आकलन करते हो ना, दैट मीन्स असेसमेंट डन डरिंग टीचिंग। डरिंग मतलब अवधि में, टीचिंग की अवधि में पढ़ाते पढ़ाते जब आप आकलन कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। समझ गए ना? और समेटिव तो जब साल में आप आकलन करते हो ना, असेसमेंट डन ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में या बीच में, कहते अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, यही तो समेटिव आकलन है संगवारी हो।
वर्ष के अंत में आकलन जो करते हैं ना वो है, और प्रतिदिन की आकलन फॉर्मेटिव है। ठीक है, अब देखो सीसी, अभी मैं नाम ले हो ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, CCE, CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके दो क्षेत्र, आजकल जिस स्कूलों में 5वीं 8वीं में होता है, संगवारी हो रिजल्ट देखना, दो क्षेत्र में मूल्यांकन होता है। केवल नंबर से ही बच्चे पास नहीं होते, बल्कि इनके दो क्षेत्र है पास करने का, बच्चों को अंक देने का। देख लेना भाई, किसी 5वीं 8वीं पहली दूसरी तीसरी चौथी के रिजल्ट को देख लेना। सतत व्यापक मूल्यांकन के दो एरिया, स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक। स्कूलास्टिक संज्ञानात्मक को बोलते हैं, को स्कूलास्टिक सह संज्ञानात्मक। देखो संज्ञानात्मक में पढ़ाई लिखाई मानसिक कार्य आते हैं भाई, जैसे डॉक्टर बन गए पढ़ लिख के, कहथन ना इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, गुरुजी बन गए, पढ़ाई लिखाई करके जो पद ला पाते ना, वो मानसिक कार्य से जो संबंधित होता है ना, स्कॉलास्टिक एरिया है। इस क्षेत्र का आकलन होता है, इवोल्यूशन होता है। और कोई स्कॉलास्टिक एरिया भी है भाई, बच्चे इसके अलावा खेल कूद में, डांसिंग में, सिंगिंग में, प्लेइंग में, स्विमिंग में, बहुत सारे क्षेत्र में इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो यही तो कोई स्कॉलास्टिक एरिया है। पढ़ाई के अलावा अन्य जो क्षेत्र है, चाहे प्लेइंग, म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, सभी कोई स्कॉलास्टिक में आते हैं। और आजकल पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पहा संगवारी हो, वेतन सीमित, शिक्षक बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वेतन लिमिट है, लिमिटेड वेतन है भाई। लेकिन सिंगर बन जाबे ता एक ठन शो के लाखों करोड़ों पाबे, डांसर बन जाबे ता, हीरो हीरोइन बन जाबे ता, एक्टर एक्ट्रेस बन जाबे ता, खिलाड़ी बन जाबे ता, पेंटिंग अगर कलाकार बन गए तो एक ठा पेंटिंग का करोड़ में बिकते ना रे भाई। तो यही तो चीजें हैं, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई। अब हमने तो जान लिया, अब इन तीनों के अर्थ को समझे। कंटिन्यूअस होता क्या चीज है? सतत, लगातार जिसको बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस इट रिफर टू द रेगुलरिटी इन द असेसमेंट। आकलन के नियमित तरीके की बात करती है, रेगुलर आकलन की बात करती है। कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का आकलन जब करता है तो वही क्या है? कंटिन्यूअस कहलाता है। समझ रहे हो? पढ़ाते पढ़ाते आकलन वो कंटिन्यूअस है। कंप्रिहेंसिव देखो भाई रे, कंप्रिहेंसिव क्या है? व्यापक। इट रिफर्स टू बोथ स्कॉलास्टिक, व्यापक मतलब मूल्यांकन बहुत बड़ा, क्षेत्र बड़ा हो गया। क्षेत्र बड़ा मतलब केवल पढ़ाई के नहीं लइका हो, खेलाई कुदाई नचाई गवाई सबके जब मूल्यांकन होते वो मूल्यांकन व्यापक हो जाता है, कंप्रिहेंसिव हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक ही है रे भाई। चलो समझ गए ना? अब इवोल्यूशन भाई, इवोल्यूशन तो टेस्टिंग टूल से होगा, टेक्निक से होगा, ठीक है ना? चलो हो गया। अब ये जो सीसी आया हुआ है, इनके पीछे उद्देश्य क्या है? क्यों लाया गया है ना भाई? क्यों लाया गया? तो देखो, हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक जितने भी स्किल्स हैं उसके कौशलों के लिए, बच्चे की कौशल विकसित हो, उनको सोचने के लिए अवसर मिले, ठीक है, बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण मिले, बच्चों की कमजोरी का पता चले, उसके हिसाब से उसके स्तर को बढ़ाया जा सके। इसी के लिए क्या लाया गया है भाई? CCE लाया गया है। समझ गए ना? ये क्या है? इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है CCE। ठीक है साथियों, अब CCE के लिए टेस्ट होता है रे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्रों। क्या होगा भाई? फॉर्मेटिव टेस्ट और समेटिव टेस्ट। दो प्रकार के टेस्ट होंगे, रचनात्मक और योगात्मक
फॉर्मेटिव और समेटिव। मेट रहे दे लइका तल मेट रहे रे इसे नहीं मेटे हन गुरु पढ़ इसला इला पढ़ फॉर्मेटिव और समेटिव। अब देखो ये डब्बा है ना भाई, ये मत तो सब चीज लिखे है। देखो फॉर्मेटिव लगातार मतलब कक्षा में पढ़ात जब हम टेस्ट करथन ना, आकलन करथन ना, फॉर्मेटिव आकलन है। ठीक है, साल में जब 2 बार होता है अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के रूप में समेटिव है। समझ गए? देखो फॉर्मेटिव में हम चीजों को समझेंगे। फॉर आता है ना, फॉर्मेटिव में फॉर, समेटिव में ऑफ। कैसे में आएगा इसको भी मैं बताऊंगा रे भाई। मैं मित्रों मैं देखो मैंने कहा फॉर्मेटिव पढ़ात आकलन करना है लइका की, सीखा थी। अब देखो अभी पढ़ा था लइका हा कोई भी टॉपिक ला नहीं समझ पाए, उसके बाद फिर से दोबारा समझा और क्लियर करिया। तब के लिए मतलब सीखने के लिए आकलन में कर रहा हूं फॉर्मेटिंग में, मतलब नहीं सीख पाया फिर आकलन कर रहा हूं उसको सीख जाए, तो सीखने के लिए मैं उसको आकलन कर रहा हूं, इसलिए तो फॉर है भाई। और सीखने का आकलन जब मैं कर रहा हूं इसलिए आप है वो समेटिव में है। समझ गए ना? समझ गए। अब देखो फॉर्मेटिव में भाई बच्चों को गाइड करोगे, नहीं सीख पाया फिर तुरंत सिखाओगे कक्षा में। और इसमें समेटिव में क्या होगा, हम जानते हैं कितना सीखा ये जानते हैं। अब ये जो फॉर्मेटिव है इनफॉर्मल होता है जबकि समेटिव फॉर्मल होता है। फॉर्मेटिव में डायग्नोसिस होती है, उपचारात्मक शिक्षण होता है, जबकि समेटिव में नंबर दी भाई अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा हो ही तो रिमेडियल टीचिंग थोड़ी करबे संगवारी, तो चुपचाप नंबर देबे धर बाबू तय 35% पाए हस कि 90% पाए हस, है ना। और फॉर्मेटिव में पीयर ग्रुप समूह जो जोड़ा होता है ना उस पर भी उसको हेल्प करता है, जबकि ये हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड है। समझ गया? फॉर्मेटिव और समेटिव सरल है मित्रों जी भाई, सरल है। यूनिट 8 8वां देखो भाई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्लासरूम में इनका क्या क्या उपयोग है। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है भाई, मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, सब जाते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री, ऐसा सामग्री जो शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाता है और मददगार साबित है, सहायक शिक्षण सामग्री कहलाएगा ना। टाइप ऑफ TLM। अब ये जो TLM है ना 3 प्रकार की, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। पहला देखो ऑडियो। तो ऐसे एड्स, ऐसे उपकरण जिससे केवल और केवल हम कानों के माध्यम से सुन सकते हैं, है ना भाई। ऑडियो एड्स दैट मीन्स एड्स विच अपील ओनली टू द ईयर्स आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। जैसे हम सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं वो क्या कहलाएगा भाई, ऑडियो एड्स, श्रव्य उपकरण। समझ गए ना? जैसे रेडियो केवल सुनाई देते, देख चित्र दिखाई देते रेडियो में नहीं दे भाई। टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनबे, ग्रामोफोन बस सुन सकथन, यही तो ऑडियो एड्स है। विजुअल एड्स देखो, अब विजुअल मतलब दिखाई देता है, दैट मीन्स विजुअल एड्स ओनली टू द आईज, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ देख पाते हैं, तो वही तो विजुअल, वो सुनाई नहीं देवे, चित्र दिखते बस। जैसे ब्लैक बोर्ड चुपचाप देखबे, पुस्तक टेक्स्ट बुक चुपचाप देखबे, चार्ट ओहुला चुपचाप देखबे, मॉडल मैप पिक्चर फिल्म हिस्ट्री स्लाइड सब ला चुपचाप देखथन। समझ रहे हो ना भाई, ये विजुअल एड्स है। और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स, वो जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। That means the ads which appeal to both the eyes and the ears are called
ऑडियो विजुअल एड्स, जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, दोनों होता है। जैसे टीवी, भाई टीवी में आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, वही क्या है भाई, टेलीविजन। सिनेमा, फिल्म, फिल्म जानता देखे है ना, फिल्म भाई छत्तीसगढ़ ही चला थे। तो ये सब क्या है, ऑडियो विजुअल एक्ट्स कहलाता है। ठीक है भाई। टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है भाई। पाठ्य पुस्तक ही तो आपके पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है ना। कैसा होगा, तो भाई बच्चों के टीचिंग उद्देश्य को पूरा कर सके, बुक ज्यादा बड़ा ना हो, उन बड़े बड़े अक्षर में लिखा हो, रंग बिरंगे हो, बच्चों को अच्छा लगे, पिक्चर का उपयोग ज्यादा हो भाई, टेक्स्ट बुक की क्वालिटी है। अब मल्टीमीडिया की बात आती है। ठीक है, मल्टीमीडिया में बहुत सारे हैं जी। मल्टीमीडिया देखो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिजिटल मीडिया। मल्टीमीडिया में टेस्ट, जो पिक्चर आता है ना, साउंड, वीडियो, फोटो, सोटो, सब चीज, वही सब मल्टीमीडिया है। दिखाई सुनाई सब देते संगवारी हो। मल्टीमीडिया के उपयोग भी हम अंग्रेजी सिखाने के लिए करते हैं ना। अंग्रेजी की मूवीज दिखाओ बच्चों को, इंग्लिश मीनिंग सीखेंगे भी, और रोज रोज सिखाने से भी सीखते हैं। अब मल्टीलिंगुअल देखो, अब कक्षा में बहुभाषिता के जो लाभ हैं, तो क्या होता है, बहुभाषिकता से भाषा समृद्ध होती है साथियों। कई सारे भाषा बोलने वाले जब बच्चे किसी कक्षा में पहुंचते हैं, इससे बच्चे और अच्छे तरीके से भाषा सीख पाते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो हमने बताया है वही इम्पोर्टेंट है भाई। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9। देखो, रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण देखो डायग्नोसिस से संबंधित है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक का अर्थ है, डायग्नोस्टिक मीन्स टू नो द काउसेस इन विच द फाइलर, देखो फाइलर्स, इसमें क्या है साथियों, डायग्नोसिस का अर्थ है कारण जानना। जैसे एक डॉक्टर है ना भाई, डॉक्टर के पास जाओगे, देख तो डॉक्टर मोर तबीयत खराब है, बोलथन डॉक्टर चेक करते का हो है तेला बताते टेस्ट करके। ठीक वैसे ही शिक्षक जब बच्चों की कमियों को पहचान करता है ना, उनकी कमियों को, वही तो डायग्नोसिस है। टीचिंग की डायग्नोसिस भाई, पढ़ाई लिखाई की जो डायग्नोसिस है। अब उनकी बीमारी को जान गया टीचर बच्चों की, उसके बाद वो रिमेडियल टीचिंग देता है, उपचारात्मक शिक्षा। भाई डॉक्टर जानदारी तोला तो जम के सर्दी बुखार धरे हे रे बाबू, जानदारिस ना, अब डॉक्टर हाँ इलाज कर ही, समझ रहे हो, वही उपचारात्मक है। जो आपके बीमारी का इलाज डॉक्टर दवाई, दारू, सूजी, बॉटल, जो भी तरीका से करता है वही उपचार है। ठीक वैसे ही शिक्षक क्या करता है, बच्चे की कमजोरी को पहचान कर उसको उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स का उपयोग करके जब बच्चों को पढ़ाता है, तो वही रिमेडियल टीचिंग कहलाता है। समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। ज्यादा रिमेडियल पर बात करेंगे नहीं भाई। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो लेक्सिकल, देखो अब लेक्सिकल वर्ड, ऐसा शब्द जिनका अपना एक स्वतंत्र मीनिंग हो, वो लेक्सिकल वर्ड, जैसे लायन, लव, कार, इलिप्स, अनेक बिंदु, यह 3 पूर्ण विरामों से बना होता है भाई। रियलिया, ठीक है, इसमें कक्षा में उपयोग की जाने वाली रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए वस्तुओं को रियलिया क्या करता है, बताता है।
ठीक है, ये छोटे छोटे मीनिंग्स हैं भाई, ठीक है। इन सब को आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में साथियों आपकी अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के जो 9 प्रमुख बिंदु है हमने बिल्कुल बता दिया है आप सभी साथियों को। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके एग्जाम के पहले जबरदस्त धांसू मैराथन वीडियो था भाई, जिसे हमने बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है। फिर एक नया वीडियो नया मैराथन के साथ आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।